ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां बेहद पावरफुल इंसान और बीस्ट्स एक साथ रहते हैं। कुछ इंसान तो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो गॉड्स के रेल्म तक पहुंच गए हैं। और फिर आता हूं मैं, ली फैन, जो 21st सेंचुरी में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, जब तक कि मैं गलती से यहां नहीं आ गया। सच कहूं तो मैं इस इममॉर्टल वर्ल्ड में आकर बहुत खुश था। मुझे लगा था कि मेरे पास एक कमाल का स्पिरिचुअल रूट होगा जो इस दुनिया को हिलाकर रख देगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा स्पिरिचुअल रूट इंसानियत में अब तक का सबसे वीक स्पिरिचुअल रूट है, तो मैं पूरी तरह से हिल गया। फिर मेरी लाइफ में वो फेज आया जो हर हीरो महान बनने से पहले एक्सपीरियंस करता है। लोगों ने मेरा बेइंतहा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मुझे वर्थलेस भी बुलाया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि सिस्टम एक दिन जरूर आएगा और सब कुछ बदल देगा। 600 अजीब टास्क पूरे करने के बाद मुझे आखिरकार गॉड लेवल सिस्टम मिल ही गया। उसका दावा था कि वो मुझे अब तक का सबसे पावरफुल बीइंग बना देगा। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी और मैंने सोचा कि मैं जल्द ही इनविंसिबल बन जाऊंगा। लेकिन जब मुझे अपना पहला टास्क मिला तो मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी है। मेरा पहला टास्क था अपनी पड़ोसन आंट वॉन्ग को सब्जियां डिलीवर करना। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा ये किस तरह की बकवास है, लेकिन आखिरकार मुझे सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ा। अब मैं एक किसान के अलावा कुछ नहीं हूँ, जो अपने दिन की शुरुआत लकड़ी काटने से करता है, दोपहर में मुर्गियों को दाना खिलाता है और शाम को पेंटिंग करता है। मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मुझे खेतों की रक्षा करनी होती है। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम मुझसे ये जबरदस्ती करवाता है। एक दिन एक अंकल मेरे पास आए और कहा, ली फैन, फेस्टिवल शुरू होने वाला है, क्या तुम मेरे लिए एक पोयम लिख सकते हो? जाते जाते मैंने जवाब दिया, जरूर अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बता दीजिए आपको कैसी चाहिए। मेरे जाते ही मेरी मुर्गियां फीनिक्स में बदल गईं। फीनिक्स ने कहा, दोस्तों बाहर आ जाओ, मास्टर चले गए हैं और ये खाने का बिल्कुल सही टाइम है। अचानक पानी से एक ड्रैगन निकला और बोला, क्या तुम लोगों को पता है हमारे मास्टर आज बेहद पावरफुल हो गए हैं। उन्होंने तालाब में अपने पैर धोए और उसके कारण बॉस ट्री भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पेड़ ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, हमारे मास्टर बहुत पावरफुल हो गए हैं, लेकिन वो इतने सालों से काफी अकेले लगते हैं, उनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी नहीं रहा। फीनिक्स ने ऐड किया, हाँ ये तो सच है। ड्रैगन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं, मास्टर सारा दिन काम करते हैं, उन्हें किसी से प्यार करने का टाइम कब मिलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि उन्हें जल्द ही कोई साथी मिल जाए। सीन फिर गांव के बाहरी इलाके में शिफ्ट होता है, जहां हम मू क्यांग निंग को अपने ग्रुप के साथ विलेज बॉर्डर पर खड़ा देखते हैं। एक आदमी उसे वार्न करता है, सेंटिस, ये जगह बेहद खतरनाक है, हमारे पूरक जब अंदर गए थे तो बीमार पड़ गए थे, मेरी सलाह है कि आप एक बार फिर सोच लें। मू क्यांग निंग ने जवाब दिया, मैं सेल्फिश नहीं हो सकती, अगर मैं नहीं गई तो हमारा सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। उसने सबको तैयार होने का इंस्ट्रक्शन दिया और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गोल्डन लेजर का इस्तेमाल किया। उसने बैरियर पर एक आर्टिफैक्ट फेंका जिससे एक छोटा सा होल बन गया। उसमें से तेज एनर्जी लीक होने लगी जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रही थी। परेशान होकर मू क्यांग निंग रोने लगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम पहला ऑब्स्टिकल भी पार नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिवाइन वाटर बीड हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी पर ली फैन वहां पहुंचा और पूछा, ये सारा धुआं कहां से आ रहा है? तभी मू क्यांग निंग लड़खड़ाई और उसके ऊपर गिर पड़ी। ली फैन ने सोचा, मैंने गलती से ये क्या पकड़ लिया। ली फैन ने कहा, लगता है धुएं की वजह से तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। मू क्यांग निंग हैरान होकर सोचने लगी, ये आदमी कौन है जिसने डिवाइन फॉक्स को अपने हाथों से इतनी आसानी से पहुंच दिया? ये जरूर एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है। उसने रिस्पेक्ट से उन्हें ग्रीट किया और कहा, सीनियर, मेरा नाम मू क्यांग निंग है और मैं ली हुओ सेक्ट से हूँ। हम यहाँ फंस गए थे लेकिन आपने हमें बचा लिया। हमारा सेक्ट आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलेगा। ली फैन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वैसे ली हुओ सेक्ट, ये नाम मैंने पहले भी सुना है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मू क्यानिंग ने जवाब दिया, हम एक डार्क ग्रीन बीड ढूंढ रहे थे। फिर उसने मन में सोचा, हेवनली एक्सपर्ट्स अक्सर बहुत सीरियस होते हैं, अगर उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। ली फैन ने कहा, एक ग्रीन बीड? हाँ, मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा है। मू क्यानिंग ने मिन्नत की, सीनियर प्लीज हमें वहां ले चलिए। ली फैन ने उन्हें वार्न किया कि रास्ते में उसकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। मू क्यानिंग ने सुझाव दिया, सीनियर मैं आपके साथ अकेली आ सकती हूँ, बाकी सब यहाँ इंतजार कर सकते हैं। सेक्ट मेंबर्स थोड़ा हिचकिचा रहे थे। सेंटिस, अकेले जाना खतरनाक है, लेकिन मू क्यानिंग ने जिद की, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कम से कम उनकी मदद से हम अंदर तो जा सकते हैं। ली फैन ने सोचा, ये लड़की इतनी वीक और गांव में एंटर करने को लेकर इतनी सावधान क्यों है?
माना कि यहाँ के रास्ते खराब है, लेकिन खतरनाक तो नहीं है। जैसे ही वो अंदर घुसे, मू कैनिंग चिंता करने लगी कि क्या उसका आर्मर समाधि ट्रू फायर को झेल पाएगा। ली फैन ने उसे भरोसा दिलाया, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ आ सकती हो। शॉक होकर सेक्ट मेंबर सोचने लगे, ये कैसे पॉसिबल है कि वो आग में से इतनी आसानी से चल रहा है। जब मू कैनिंग हिचकिचाई तो ली फैन ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे यहाँ हर चीज में आग लगी है, बस मेरे पीछे आओ। वो आखिरकार आग में घुस गई और पीछे सेक्ट मेंबर्स ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे। ली फैन कहता है, जब मैं यहाँ लकड़ियां काट रहा था तब मुझे तुम्हारा बीट दिखा था। क्या तुम चेक कर सकती हो वो कहाँ है? मू कैनिंग सोचती है, सबसे ऊपर वाली काली लकड़ी। सीनियर कह रहे हैं कि वो फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर लकड़ियां काट रहे थे। सच में ये मास्टर बेहद पावरफुल है। अचानक मू कैनिंग को चक्कर आने लगता है। ली फैन पूछता है, अब तुम्हें क्या हो गया? मू कैनिंग जवाब देती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डिजी फील कर रही हूँ। ली फैन सोचता है, ये लड़की सच में बहुत वीक है, बस कुछ ही कदम चलने के बाद बेहोश हो रही है। वो कहता है, एक सेकंड के लिए यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मू कैनिंग सोचती है, ये कैसी जगह है, यहाँ बैठने से ही मुझे एनर्जाइज्ड फील हो रहा है। ली फैन वापस आकर कहता है, ये लो, ये पानी पियो। पानी को देखते हुए मू कैनिंग सोचती है, ये पानी अजीब क्यों लग रहा है। जैसे ही मू कैनिंग उसे पीती है, वो लेवल्स ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देती है और एक झटके में गोल्डन कोड रेल्म के 9th लेवल पर पहुंच जाती है। ली फैन कमेंट करता है, लगता है तुम्हें ये पानी बहुत पसंद आया, अगर और चाहिए तो मैं ला सकता हूँ। मू कैनिंग हैरान होकर जवाब देती है, नहीं नहीं सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोचती है, अगर उन्हें लगा कि मैं लालची हूँ तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। ली फैन फिर कहता है, अब जब तुमने पानी पी लिया है तो तुम अपना बीट ढूंढ सकती हो। मू कैनिंग को एहसास होता है, मास्टर की हेल्प की वजह से मैं बीट को यहाँ सेंस कर सकती हूँ। वो बीट को निकालती है और सोचती है, हमारे डिवाइन वाटर बीट की अपनी स्पिरिट है, इसीलिए ये सिर्फ किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के पास जाता है। ली फैन बीट को उसके हाथ में देता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा बीट। शॉक होकर मू कैनिंग कहती है, क्या आप सच में ये मुझे दे रहे हैं? ली फैन जवाब देता है, तुम इसीलिए तो यहाँ आई थी ना, इतनी हैरान क्यों हो? झुककर मू कैनिंग कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। ली फैन कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम वापस जाना तो अपने कपड़े जरूर बदल लेना, यहाँ से थोड़े फटे हुए हैं। मू कैनिंग पूछती है, सीनियर क्या मैं आपसे फ्यूचर में दोबारा मिलने आ सकती हूँ? ली फैन जवाब देता है, श्योर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में मू कैनिंग टाउन के बाहर पहुंचती है, जहां एक सेक्ट मेंबर उसे इन्फॉर्म करता है कि सिचुएशन और खराब हो गई है। सेक्ट मास्टर ने सबको तुरंत बुलाया है क्योंकि फ्लेम सेक्ट ने हम पर अटैक कर दिया है। अगली सीन में ली हो सेक्ट का यूशान दिखाया जाता है। फ्लेम सेक्ट का लीडर कहता है, तुम्हारा ली हो सेक्ट जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे सेक्ट में तुम ही इकलौते हो जो गोल्डन कोर रेल्म के सेकंड लेयर तक पहुंचे हो। तुम हमसे पैसे लड़ोगे, सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए वही बेहतर है। यूशान ऐलान करता है, जब तक मैं जिंदा हूं ली हो सेक्ट बर्बाद नहीं होगा। फ्लेम सेक्ट का लीडर मुस्कुराता है और यूशान पर अटैक करते हुए कहता है, ठीक है फिर, कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत के बाद वो वैसे भी मेरा ही हो जाएगा। अचानक मू कैनिंग बीच में आते हुए चिल्लाती है, सब लोग रुक जाओ, सेक्ट मास्टर मैं डिवाइन वाटर बीट के साथ वापस आ गई हूँ। यूशान एक्सप्लेन करता है, डिवाइन वाटर बीट एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इसके साथ कोई भी हमें बर्बाद नहीं कर सकता। फ्लेम सेक्ट का लीडर सवाल करता है, तुम्हें ये कैसे मिला? जहां तक मुझे पता है वो बीट तो फॉरबिडन लैंड में गिरा था। मू कैनिंग जवाब देती है, एक सीनियर ने हमारी मदद की जिसकी वजह से हम फॉरबिडन लैंड में एंटर कर पाए। फ्लेम सेट का लीडर पलट कर कहता है, बकवास, वो बीट जरूर नकली होगा। मू कैनिंग भी जवाब देती है, एल्डर गॉन्गसन, बीट नकली कैसे हो सकता है जब मेरी कल्टीवेशन इतनी बढ़ गई है? एल्डर गॉन्गसन शॉक होकर पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो गोल्डन कोर रेल्म के सेकंड लेवल पर थी, तुम अचानक से 9th लेवल पर कैसे पहुंच गई? मू कैनिंग समझाती है, जैसा कि मैंने कहा, फॉरबिडन लैंड के सीनियर ने मेरी हेल्प की। एल्डर गॉन्गसन उसे डिसमिस कर देता है, लेकिन फिर लड़खड़ाता है और पीछे हटते हुए कहता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तुम में से कोई नहीं बचेगा। यूशान कहता है, एक अनजान सीनियर की हेल्प ने हमारे सेक्ट को बचा लिया। मू कैनिंग ने मास्टर को सिक्लूशन से वापस आने को इन्फॉर्म किया। हमें इस सीनियर को तुरंत थैंक यू कहना चाहिए। बाद में वो लीफान के गांव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचते हैं। ओल्ड मास्टर मू कैनिंग से पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि सीनियर यहीं रहते हैं? मू कैनिंग जवाब देती है, ओल्ड मास्टर मुझे एग्जैक्ट घर के बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन सीनियर ने कहा था कि उनका गांव पहाड़ के पास है और ये उन्हीं का गांव लगता है। यूशान कमेंट करता है, तुम सही कह रही हो मू कैनिंग, फॉरबिडन लैंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये गाँव खतरनाक नहीं लगता। मुझे यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग दिख रहे हैं जो काफी ऑर्डिनरी लगते हैं। ओल्ड मास्टर हैरान होकर नोटिस करते हैं कि गांव वालों ने टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट्स पकड़े हुए हैं। एक औरत के पास जाकर वो पूछते हैं, मैम आपको ये आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला? औरत जवाब देती है, अगर ये मेरे हाथों में है तो जरूर मेरा ही होगा।
एक दूसरा आदमी बीच में बोलता है, अरे जियांग तुम कितनी भुलक्कड़ हो, आज लीफान ने इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके हमारी मदद की थी। औरत कहती है, ओ हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी। ओल्ड मास्टर गहरी सोच में समझ जाते हैं लीफान ही वो सीनियर होगा जिसका जिक्र मू क्यानिंग ने किया था। वो पूछते हैं, लीफान कहाँ रहता है? औरत एक सब्जी के खेत के पास वाले घर की तरफ इशारा करके कहती है, वो रहा उसका घर। यूशान कहता है, ये तो बाहर से बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है। घर में घुसते ही मू क्यानिंग चिल्लाती है, ये कौन सी जगह है? यहाँ हर चीज एक अल्टीमेट ट्रेजर है। यहाँ रखी जड़ी बूटियां और फ्रूट्स तो हजारों साल पहले गायब हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की एक हर्ब भी इतनी वैल्यूएबल है कि उसे बेचकर हमारा पूरा सेक्ट खरीदा जा सकता है। लेकिन इतनी हाई क्वालिटी हर्ब्स यहाँ आई कैसे? यूशान घास चबाते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर सच में इनक्रेडिबल है। यहाँ की घास की क्वालिटी हमारे पास मौजूद किसी भी रिसोर्स से कहीं बेहतर है। ओल्ड मास्टर ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं भी तो यही खा रहा हूँ। जितना खा सकते हो अभी खा लो, ये कल्टीवेशन के बाद बेहद काम आएगा। दोनों ये कहते हुए भागे। हमें सीनियर को ग्रीट करना चाहिए, हो सकता है उनके पास हमारी हेल्प करने के लिए बहुत से रिसोर्सेस हों। उन्हें देखते हुए बोहू ने कमेंट किया, जियांग क्या वो 3 भिखारी थे? देखो वो किसी के घर में घास खा रहे हैं। जियांग ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, उनके कपड़े गंदे थे, वो जरूर भिखारी ही होंगे। और देखो घास खाते हुए वो कितने खुश हैं। लेकिन उन 2 बूढ़े आदमियों के साथ वो सुंदर लड़की क्या कर रही है? जियांग ने ऐड किया, अगर ली फैन उसे पटाने में कामयाब हो गया तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। वो सालों से यहाँ अकेला रह रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है और बोर हो रहा है। तभी ली फैन बाहर आया और बोला, मेरे पास बहुत कम लकड़ी बची है और कल तक ये जरूर खत्म हो जाएगी। आज मौसम अच्छा है, मैं जाकर थोड़ी लकड़ी काट लाता हूँ। अचानक मू क्यांगनिंग ने पीछे से आवाज दी, सीनियर आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ली फैन ने जवाब दिया, यंग लेडी तुम वापस आ गई और इस बार तुम अपने साथ 2 और लोगों को लाई हो। ये कौन है? यूशान ने कहा, ओल्ड मास्टर लगता है इस घर में घुसना बहुत बड़ी गलती थी। ये जगह हद से ज्यादा डेंजरस है। ओल्ड मास्टर ने मुर्गियों को ऑब्जर्व करते हुए कहा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनकी पावर देखो, ये कम से कम वॉइड लेवल पर तो जरूर होंगी। एक मुर्गी ने ओल्ड मास्टर को घूर कर देखा, जिससे वो पैरालाइज हो गए। उसने सोचा, ये है एक वॉइड लेवल कल्टीवेटर की पावर। सिर्फ एक बार देखने से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ली फैन ने पूछा, ओल्ड मास्टर आप ठीक है? ओल्ड मास्टर ने सोचा, ये सीनियर सच में अमेजिंग है। उनके सिर्फ एक टच ने चिकन की पावर को नलीफाई कर दिया और मुझे काफी बेहतर फील हो रहा है। मू क्यांगनिंग ने कहा, सीनियर ये मेरे सेट के एल्डर्स हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है तो वो आपको थैंक यू कहने यहाँ आए हैं। ली फैन ने जवाब दिया, तो ये लोग मुझे थैंक यू कहने आए हैं। तभी सिस्टम ने ली फैन से कहा, अपने गेस्ट को खाने पर इनवाइट करो। ली फैन ने कहा, जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो रुकर खाना खाइए। मू क्यांगनिंग ने रिस्पॉन्ड किया, इस मौके के लिए शुक्रिया सीनियर। खाना बनाते वक्त ली फैन ने कहा, मेरे घर पर कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक सिंपल सा मील है। आग को ऑब्जर्व करते हुए गेस्ट चिल्लाए, ये क्या है? ये तो गोल्डन ड्रैगन फायर है। कहा जाता है कि ये आग हाईएस्ट ग्रेड मेडिसिन को रिफाइन कर सकती है और ये यहाँ इसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओल्ड मास्टर ने कहा, लगता है सीनियर हमें स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं ताकि जो आज हुआ हम उसे अवॉइड कर सकें। उन्होंने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि जो भी फूड सर्व किया जाए उसे पूरा फिनिश करें। जैसे ही ली फैन ने खाना सर्व किया, उन्होंने तेजी से खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उनकी बॉडीज में पावरफुल एनर्जी दौड़ने लगी। ओल्ड मास्टर चिल्लाए, ये तो इनक्रेडिबल है। कम से कम 50 साल हो गए मेरी कल्टीवेशन में कोई प्रोग्रेस हुए और मुझे लगा था कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक बाउल सूप पीने के बाद मैंने एफर्टलेसली ब्रेक थ्रू कर लिया। एहसान से भरकर ओल्ड मास्टर और बाकी सब झुक गए और कहा, सीनियर आपने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। ली फैन ने सोचा, मैंने उन्हें बस एक टाइम का खाना खिलाया और ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा एहसान होगा। ये लोग जरूर बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए होंगे। सिस्टम ने इंटरप्ट किया, जल्दी से उन्हें बाहर भेजो, तुम्हारी ड्राइंग शुरू करने का टाइम हो गया है। ली फैन ने सोचा, मैंने अभी खाना बनाया और अब मुझे ड्राइंग भी करनी है। उसने उनसे कहा, आप लोग अब जा सकते हैं, मुझे कुछ टास्क पूरे करने हैं। मू क्यांगनिंग ने पूछा, सीनियर क्या मैं आपसे दोबारा मिलने आ सकती हूँ? ली फैन ने जवाब दिया, बिल्कुल तुम कभी भी आ सकती हो। मू क्यांगनिंग और बाकी लोग गेट से निकल गए। ओल्ड मास्टर ने उससे कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से हमें ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ही वो गांव से निकले, उनका सामना एल्डर गोंगसन से हुआ। उसने कहा, तुम और यूशान तुम दोनों आज बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हें हराने के बाद हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फायर सेट हमेशा के लिए राज करेगा। यूशान ने पलटकर कहा, तुम्हें क्या लगता है हमारा लिहो सेट इतना वीक है कि तुम हमें आसानी से बुली कर सकते हो? हम पहले से बहुत स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। एल्डर गोंगसन ने कहा, मैंने तुम्हें कल ही देखा था और तुम तब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। लगता है इस गांव में कोई पावरफुल इंसान तुम्हें गाइड कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी नेक्रोमैंसर स्किल का इस्तेमाल किया और स्केलेटन्स की एक विशाल आर्मी को समन कर लिया। एल्डर गोंगसन ने ऐलान किया, ये मेरी अल्टीमेट टेक्निक है, द डेड आर्मी। इन डेडली चेन्स के सामने कोई जिंदा नहीं बच सका। ये देखते हुए यूशान चिल्लाया, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी पावर की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम एक इविल कल्टीवेटर बन गए हो। क्यांगन्यांग, ये आने वाले चेन अटैक्स बेहद पावरफुल होंगे। पूरी कोशिश करना कि इनकी चोट न लगे।
तभी चेन ने दोनों मास्टर्स के बैरियर्स को तोड़ दिया और उन पर अटैक कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। मू कियांगनिंग चिल्लाई, मास्टर आप ठीक है? किसुई ने ऑब्जर्व किया, ये स्केलेटन्स बेहद पावरफुल हैं। मेरे अंदाजे से ये सब कम से कम महायाना स्टेज पर हैं। अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें कम से कम वॉइड रेल्म लेवल का एक मास्टर लगेगा। मू कैंडिंग ने कहा, मेरे दोनों मास्टर्स हार चुके हैं और गोंगसुन के पास बेहद खतरनाक ईविल पावर्स हैं। मैं उससे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? गाओसुन ने गुस्से से कहा, इन ईविल तरीकों ने मुझे जबरदस्त पावर दी है। मुझे अब स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। मैं इंसानों को रिफाइन करके उनकी पावर एब्जॉर्ब कर सका हूँ। तुम्हें मारने के बाद इस गाँव का हर एक इंसान मरेगा और एक एक करके वो मेरी अनडेड आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। रोते हुए मू कैंडिंग ने मिन्नत की, प्लीज ऐसा मत करो। इस गाँव के लोग मासूम हैं, उनका कल्टीवेटर्स से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज उन्हें छोड़ दो। जैसे ही अनडेड आर्मी ने गाँव में एंटर किया, पूरे एरिया में तेज हवा चलने लगी। ली फैन ने कमेंट किया, पहले मौसम कितना अच्छा था, ये अचानक से कैसे बदल गया? लगता है जल्द ही बारिश हो सकती है, लेकिन मैं बस होप करता हूँ कि फसलों को कोई नुकसान ना हो। ली फैन के शब्द पूरे एरिया में गूंज उठे। अचानक अनडेड आर्मी एक पल में तबाह हो गई। शॉक होकर गोंगसुन चिल्लाया, ये किस तरह की पावर है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत पावरफुल कल्टीवेटर हमें दूर से ही तबाह कर रहा है। उसी पल ली फैन की पावर ने गोंगसुन को खून से लथपथ गांव से बहुत दूर फेंक दिया। गोंगसुन बड़बड़ाया, अभी क्या हुआ? मैं जीत रहा था, लेकिन अब तो जिंदा बचना भी लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। मुझे सबको रिपोर्ट करना होगा कि एक बहुत पावरफुल मास्टर आ गया है, कोई ऐसा जो हमें एफर्टलेसली तबाह कर सकता है। इसके साथ ही गोंगसुन गिर पड़ा और मर गया। शॉक होकर मू कैंडिंग ने कहा, सब कुछ अचानक से कैसे सॉल्व हो गया? क्या सीनियर ली फैन ने कुछ किया? किसुई ने जवाब दिया, नहीं, ये पहाड़ का डिफेंस मैकेनिज्म था। सीनियर ली फैन एक बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस है। उनकी यहाँ मौजूदगी ने पहाड़ के चारों तरफ एक जबरदस्त बैरियर बना दिया है। ये बैरियर इतना पावरफुल है कि सीनियर का एक सिंगल कमांड किसी को भी तबाह कर सकता है। ये पूरा टाउन उनके पर्सनल डोमेन जैसा है। हम सीनियर से सवाल करने के काबिल नहीं है। वो जो भी डिसाइड करते हैं हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो पहले ही हम पर बहुत एहसान कर चुके हैं। उन्हें चुकाने के लिए हमें उनके लिए वो सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मू कैंडिंग ने हामी भरी, यस मास्टर, अगर सीनियर ली फैन को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें कभी मना नहीं करूंगी। बाद में हम ली फैन को शाम में शांति से पेंटिंग करते हुए देखते हैं। चीख कर उसने कहा, आज कितनी ठंड है, मेरा सिस्टम भी अजीब है, मुझसे यहाँ इस जमाने वाली पहाड़ी हवा में भी पेंटिंग करवा रहा है। हालांकि शाम का व्यू सुंदर है, लेकिन मैं ठंड से नहीं बच सकता। तभी कुछ स्पिरिचुअल बर्ड्स एक व्हाइट टाइगर का पीछा कर रहे थे। बर्ड्स चिल्लाए, हमें इस टाइगर को पकड़ना ही होगा, इसका खून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमें इंसानों में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर सकता है। टाइगर ने मिन्नत की, प्लीज मेरा पीछा मत करो, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम सबको जरूर मार डालेंगे। बर्ड्स ने पलट कर कहा, अगर तुम्हें अपने पिता पर इतना ही भरोसा है तो भागना बंद करो। पहाड़ पर जबरदस्त एनर्जी को फील करते हुए टाइगर ने सोचा, यहाँ जरूर कोई पावरफुल मास्टर है, अगर मुझे जिंदा बचना है तो मुझे उनकी प्रोटेक्शन लेनी होगी। इसी बीच ली फैन ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली, लेकिन उसे लगा कि कुछ कमी है। उसी पल टाइगर का पीछा कर रहे बर्ड्स वहाँ आ गए। ली फैन ने सोचा, परफेक्ट टाइमिंग, मैं इन बर्ड्स को अपनी पेंटिंग में इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे ही उसने उन्हें ड्रॉ किया, वो बर्ड्स उसके आर्टवर्क में एब्जॉर्ब हो गए। ली फैन ने कहा, फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन वो सारे बर्ड्स कहाँ चले गए? शॉक होकर टाइगर ने सोचा, ये मास्टर अनबिलीवेबली पावरफुल हैं। उन डिवाइन बर्ड्स के पास कम से कम वॉइड रेल्म लेवल की पावर्स थी, फिर भी उन्होंने उन्हें एफर्टलेसली अपनी पेंटिंग में ट्रैप कर लिया। क्या पता वो मुझे भी पकड़ लें। अपनी जान के डर से टाइगर सोच रहा था, इस फॉर्म में मैं जरूर हार जाऊंगी, लेकिन इंसानों को उन्हें बिल्लियां बहुत पसंद होती हैं। वे कभी भी एक छोटी सी क्यूट बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हुई और ली फैन के पास चली गई। ली फैन ने कहा, इस घने जंगल वाले पहाड़ पर एक बिल्ली क्या कर रही है? वैसे अगर ध्यान से देखो तो ये बिल्ली बहुत सुंदर है। टाइगर ने सोचा, ये अपीयरेंस मेरे ह्यूमन फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है, जिसमें मैं इससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। बिल्ली को अपनी गोद में उठाते हुए ली फैन ने कहा, ये बिल्ली सच में अडोरेबल है और इसका फर बेहद सॉफ्ट है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे एक भी बिल्ली नहीं मिली। इसके साथ खेलने में मजा आएगा। ऐसा भी लगता है कि ये किसी की पेट नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। इसी बीच टाइगर ने सोचा, मास्टर का टच कितना पावरफुल है, मैं अपनी बॉडी में एक स्पेशल एनर्जी को भरते हुए फील कर सकती हूँ। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया, तुम्हारे पास एक नया टास्क है, एक सफेद बिल्ली को पेट के तौर पर अडॉप्ट करो। ली फैन ने कमेंट किया, एक बार के लिए तुमने मुझे एक अच्छा टास्क दिया है, मैं इसे करके सच में एंजॉय करूंगा। सीन ली फैन के घर पर शिफ्ट होता है। हम टाइगर को देखते हैं जो ली फैन की मुर्गियों से नर्वस है। टाइगर ने सोचा, मास्टर डेंजरस है और ये घर पावरफुल बीस्ट्स और क्रीचर्स से भरा हुआ है, यहाँ तक कि ये पेड़ भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। मुर्गी ने टाइगर की तरफ देखा और कहा, तुम बिल्ली जैसी दिखती भी नहीं हो। सिर्फ मुर्गी के घोरने से टाइगर और भी नर्वस हो गई और टेबल से लगभग गिर ही गई। लेकिन ली फैन ने उसे एन वक्त पर पकड़ लिया और कहा, स्वीट किटी, तुम गिर क्यों रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? टाइगर ने सोचा, ये सब मुर्गियां पहले ऑर्डिनरी हुआ करती थीं, लेकिन मास्टर की पावर ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब जब मैं मास्टर के करीब रह रही हूँ, मैं भी जल्द ही उनके पावर लेवल तक पहुंच जाऊंगी, फिर देखते हैं ये मुझे कैसे बुली करते हैं। ली फैन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आएगा या नहीं। तभी बिस्किट खाने के बजाय टाइगर ने ली फैन का हाथ चाट लिया। उसने सोचा, इनके हाथों में कितनी अमेजिंग स्पेशल एनर्जी है, इनके पास रहने से ही मैं एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ।
ली फैन शर्माते हुए सोचा, कितने टाइम से मैं सिंगल हूँ, एक बिल्ली का टच भी मुझे इतना अफेक्ट कर रहा है। टाइगर ने सोचा, मास्टर द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद उनका एनर्जी फ्लो काफी बढ़ गया है। मास्टर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली हूँ। बाद में रात हो जाती है और ली फैन सो जाता है। टाइगर ने सोचा, फाइनली मास्टर सो गए हैं, अब मैं अपना फॉर्म बदल सकती हूँ। वो ट्रांसफॉर्म हुई और उनके करीब आई, सोचते हुए, मास्टर की बॉडी के चारों तरफ इनक्रेडिबल स्पेशल एनर्जी है, मैं जितना करीब रहूंगी उतनी ही स्ट्रांग बनूंगी। उसने धीरे से कहा, मास्टर उठ जाइए। ली फैन ने अपनी आंखें खोली और सोचा, मेरे घर में कौन है, ये लड़की जरूर मेरे सपने में आई होगी, काश ये सपना सच होता। टाइगर ने सोचा, मैं सही थी, जब मास्टर शर्माते हैं तो उनका एनर्जी फ्लो और भी बढ़ जाता है। अगर मैं सिर्फ 1 महीने उनके पास रह सकूं तो मेरे पास प्योर ब्लड होगा और मैं अपने क्लैन में सबको पीछे छोड़ दूंगी। मास्टर के साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर टाइगर उनके पास ही सो गई। सीन लीहो सेक्ट पर शिफ्ट होता है। मू कैनिंग ने कहा, मास्टर क्या ये टास्क जरूरी है? किशवी ने जवाब दिया, हमारे सीनियर ली फैन हमें टेस्ट कर रहे हैं। इतने पावरफुल मास्टर का ऐसे ही कैजुअली अपीयर होना इम्पॉसिबल है। वो हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्ट्रांग बने और उन्हें फॉलो करें। उन्होंने आगे कहा, जब फ्लेम सेक्ट के गोंगसॉन ने ली फैन को गुस्सा दिलाया तो उन्होंने अपनी जबरदस्त पावर के बावजूद उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि हम उनकी प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं। हमें फ्लेम सेक्ट को खत्म करना ही होगा। ये सुनकर सब चिंतित हो गए। मास्टर, क्या आप वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं? कुछ दिन बाद एक फ्लाइंग बोट लीहो सेक्ट के बाहर आई। लोग आपस में बात कर रहे थे। फायर किंगडम की 3rd प्रिंसेस यहाँ आई हैं। एक मेड ने रिमार्क किया, लीहो सेक्ट इतना छोटा और वीक है, प्रिंसेस जितने इंपॉर्टेंट इंसान को यहाँ भेजना जरूरत से ज्यादा लगता है। प्रिंसेस हुओ ने कहा, मैंने लीहो सेक्ट के बारे में बहुत सारे रूमर सुने हैं। कहा जाता है कि उनकी सेंटेस एक फॉरबिडन एरिया में गई थी और वहां से अमेजिंग ट्रेजर्स वापस लाई। उसके बाद उन्होंने फ्लेम सेक्ट पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो उन्हें बुली किया करते थे। ये काफी रिमार्केबल है कि वो इतने बोल्ड हो गए हैं। उसने ऐड किया, जरूर कोई पावरफुल मास्टर अब उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जो उन्हें ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक्स दे रहा है। मैं प्रिंसेस हुओ उनसे मिलने आई हूँ। किशुई ने उन्हें ग्रीट किया, वेलकम प्रिंसेस, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं? प्रिंसेस ने एक्सप्लेन किया, हाल ही में कैगली माउंटेन पर बहुत से बीस्ट्स मारे गए हैं, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इविल कल्ट और फ्लेम सेक्ट वहां अपना डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने में इन्वॉल्व थे। की शुई सोच रहा था, तो बात यह है, मैंने पहले ही यहाँ फ्लेम सेक्ट के खिलाफ एक बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया था और उसकी वजह से अब सबको सीनियर के बारे में आइडिया हो गया है। ये मामला इतना फेमस हो गया है कि फायर किंगडम की प्रिंसेस भी खुद यहाँ चले आई हैं। मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली चिंतित है कि मास्टर की वजह से पावर बैलेंस बिगड़ रहा है और इसीलिए हर कोई सीनियर ली फैन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। कीशु ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे ल्यू हुओ सेक्ट के लोग हमेशा आम लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं हमारी सेक्ट साइंटिस्ट मू कियानिंग को आपके साथ भेज रहा हूँ। वो आपको सीनियर ली फैन से मिलवाने ले जाएंगी। मू कियानिंग 3rd प्रिंसेस के साथ ली फैन से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में 3rd प्रिंसेस ने कहा, मू कियानिंग, क्या तुम्हें पता है सीनियर को क्या पसंद है? मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ और खाली हाथ जाना ठीक नहीं लग रहा। क्या मुझे फायर एम्पायर से कुछ प्रोडक्ट्स एज गिफ्ट्स ले जाने चाहिए? मू कियानिंग ने जवाब दिया, सिस्टर हुओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीनियर ली फैन के पास अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स हैं। हम ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते जो उन्हें इंप्रेस कर सके। अचानक एक और फ्लाइंग बोट उनके सामने आ गई। बोट पर मौजूद इंसान ने कहा, तुम आगे नहीं जा सकती। प्रिंसेस हुओ के गार्ड्स ने रिस्पॉन्ड किया, ये तो 2nd प्रिंसेस की बोट है, वो यहाँ क्या कर रही है? वो जरूर प्रिंसेस के लिए ट्रबल खड़ी करेंगी। अब हमें फायर किंगडम की 2nd प्रिंसेस कॉन्क्यूबाइन हुओ सुआन से मिलवाया जाता है। उसने डिमांड किया, प्रिंसेस हुओ, अपनी रिंग तुरंत मेरे हवाले करो। प्रिंसेस हुओ ने जवाब दिया, 2nd सिस्टर, तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें मेरी रिंग की क्या जरूरत है? हुओ सुआन ने गुस्से से कहा, अनजान बनने का नाटक मत करो। इविल गॉड ने माउंट कागली के अंदर काफी बदलाव किए हैं, जहाँ हमारा फायर किंगडम का ट्रेजर छुपा हुआ था। अब उन बदलावों की वजह से हमारा ट्रेजर बाहर आने वाला है। मुझे उसे हासिल करने के लिए रिंग की जरूरत है। तुम जानती हो ये रिंग तुम्हारे पास बेकार है, इसलिए इसे बस दे दो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। प्रिंसेस हुओ ने मजबूती से जवाब दिया, हुओ स्वैन रिंग मेरी माँ की विरासत है और मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। जैसे ही टेंशन बढ़ी, 2nd प्रिंसेस के गार्ड्स ने बीच बचाव किया। 2nd प्रिंसेस सिर्फ कुछ दिनों के लिए रिंग उधार लेना चाहती हैं। हम अपना मिशन पूरा करने के बाद इसे लौटा देंगे। प्लीज इसे पर्सनल मत बनाइए और रिंग दे दीजिए। प्रिंसेस हुओ ने मना कर दिया, लेकिन खतरे को भांपते हुए आखिरकार कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग दे दूंगी, लेकिन प्लीज किसी को चोट मत पहुंचाना। उसने ना चाहते हुए भी रिंग दे दी। सेंटिस लॉन्ग, 2nd प्रिंसेस के फॉलोअर्स में से एक, ने ताना मारा, तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमें अटैक करना पड़ा और अब तुम्हें चोट लग गई। तुम जैसे वीक लोग पावरफुल लोगों के हाथों सफर करने के लिए ही बने हैं। मोकिया निंग ने प्रिंसेस हुओ को दिलासा दिया, फिक्र मत कीजिए, सीनियर ली फैन बहुत पावरफुल है
उनकी हेल्प से इन लोगों को हराना आसान होगा और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। ली हुओ सेक में हम ली फैन को अपनी ही पेंटिंग की तारीफ करते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है, भले ही ये मैंने खुद पेंट की है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये अमेजिंग बनी है। रोज सिस्टम टास्क पूरे करने से मेरी स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई हैं। मू कियानिंग ने अंदर आते हुए कहा, सीनियर ली फैन आप कैसे हैं? ली फैन ने उसे ग्रीट किया और नोटिस किया कि प्रिंसेस हुओ बहुत ज्यादा झुकी हुई है। उसने कहा, इतना झुकने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ। मू कियानिंग ने एक्सप्लेन किया, प्रिंसेस हुओ को कुछ बुरे लोगों ने बुली किया और उन चीजों को भी ले लिया जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। ली फैन ने मन ही मन सोचा, ये लड़की जरूर बहुत कुछ सह चुकी है। रास्ते में उसे कुछ बुरे लोग मिले जिन्होंने उसे बुली किया और उसकी माँ की विरासत भी छीन ली। बाहर की दुनिया सच में बहुत डेंजरस है, बिल्कुल हमारी अपनी दुनिया की तरह, जहाँ कमजोर हमेशा दबाए जाते हैं। ली फैन ने अपना रुमाल आगे बढ़ाते हुए कहा, अपने आंसू पोंछ लो। हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लड़की ने अपने आंसू पोंछे। थैंक यू सीनियर। जैसे ही उसने रुमाल को अपने घाव पर दबाया, उसने नोटिस किया कि चोट ठीक होने लगी है। हैरान होकर उसने सोचा, क्या इस रुमाल में मेरे घावों को हील करने की पावर है? फिर उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी आंखें, जो कभी फायर आइज के नाम से जानी जाती थीं, अब डीप फायर आइज में अपग्रेड हो गई हैं, जिससे वो कहीं ज्यादा क्लियरली देख पा रही थी। उसने ली फैन के घर के चारों तरफ देखा और वहाँ की यूनिक एनर्जी को देखकर दंग रह गई। मू कियानिंग ने पूछा, सिस्टर क्या सीनियर ली फैन ने आपको कोई पावर दी है? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ली फैन। लेकिन ली फैन ने हंसकर उसके एक्साइटमेंट को डिसमिस कर दिया। ये बस एक सिंपल सा रुमाल है, इसके लिए इतना वर्कअप मत हो। लेकिन मन ही मन वो उसके रिएक्शन पर सोचने लगा, लगता है उसकी लाइफ मुश्किलों से भरी रही है। मैंने उसे आंसू पोंछने के लिए बस एक रुमाल दिया और फिर भी वो इतनी खुश हो गई। फिर उसने उन्हें अंदर बुलाया, तुमने लंबा सफर तय किया है, अंदर आओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। जब वो अंदर आए, ली फैन ने फैली हुई चीजों के लिए माफी मांगी। मैं 2 दिन से लगातार पेंटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा घर पेंटिंग से भरा पड़ा है। प्लीज एक मोमेंट रुकिए, मैं सफाई कर देता हूँ। लड़की ने पेंटिंग्स को नोटिस किया और सोचा, ये ऑर्डिनरी आर्टवर्क्स नहीं है, ये होली आर्टिफैक्ट्स जैसे लग रहे हैं। उसने अपना हाथ एक पेंटिंग पर रखा और अपनी बॉडी में एनर्जी को दौड़ते हुए फील किया। मेरी आंखें फिर से अपग्रेड हो रही हैं, उसने कहा जब उसकी विजन 3rd ग्रेड सेक्रेड फ्लेम आइज में बदल गई। मू कियानिंग ने बदलाव को नोटिस किया और चिल्लाई, सिस्टर आप ऐसी लग रही हैं जैसे आपने कुछ इनक्रेडिबल अचीव कर लिया हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपने देश में बहुत से पावरफुल मास्टर से मिली हूँ, लेकिन ली फैन के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो शायद हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं। इस दौरान ली फैन सोच रहा था कि वो उसकी पेंटिंग से इतने इंप्रेस क्यों हैं। मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी इंप्रूव हो गई हैं कि ये लोग इन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ रहे हैं। तभी उसके सिस्टम ने उसे प्रॉम्प्ट किया, तुम्हें अपने गेस्ट्स को एक गिफ्ट देना ही होगा। ना चाहते हुए उसने कहा, कैसा गिफ्ट? मैं 3 साल से इस पहाड़ पर रह रहा हूँ, बस जिंदा रहने लायक ही कमा पाता हूँ, मैं उन्हें गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? कुछ सोचने के बाद उसने लड़की से कहा, लगता है तुम्हें मेरी पेंटिंग्स पसंद आई हैं। ऐसा करते हैं, तुम एक पेंटिंग एज ए गिफ्ट ले सकती हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में सीनियर, क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? ली फैन ने हाँ में सर हिलाया। ये पेंटिंग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अगर फ्यूचर में तुम कभी भी मुश्किल में पड़ो तो ये जरूर तुम्हारी हेल्प करेगी। मन ही मन उसने सोचा, मैं उसे ये पेंटिंग सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम ने मुझे ऐसा करने को कहा। ये लोग फटे पुराने कपड़ों में गरीब लग रहे हैं, कम से कम वो इस पेंटिंग को बेचकर खाना तो खरीद सकते हैं। बाहर से उसने सलाह दी, इस पेंटिंग को अपने पास रखो। अगर तुम कभी इसे बेचने का फैसला करो तो खरीदार को बताना कि इसे एक महान मास्टर ने बनाया है, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे। प्रिंसेस हुओ थोड़ी पजल्ड थी और उसने कहा, इस कीमती गिफ्ट के लिए शुक्रिया सीनियर, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ली फैन ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें इसके साथ कुछ खास नहीं करना है। वैसे तुमने मेंशन किया था कि किसी ने तुम्हारी माँ की विरासत ले ली है, क्यों ना हम इसे वापस लाने की कोशिश करें? मू कियानिंग ने उनके शब्दों का मतलब निकालते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये है कि हमें लॉन्ग श्वानजोंग के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना होगा? प्रिंसेस हुओ थोड़ी हिचकिचाई। वो लोग पावरफुल हैं और अगर उन्होंने पलटवार किया तो बहुत से मासूम लोग मारे जा सकते हैं। तभी उनके फ्लाइंग बोर्ड पर तेज हवाएं चलने लगी और उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। मू कियानिंग चिल्लाई, इतने सारे कल्टीवेटर्स कागली माउंटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं? प्रिंसेस हुओ को अपनी बहन की बात याद आई। ये जरूर इसलिए है क्योंकि इविल गॉड ने एक बार कागली माउंटेन को बदल दिया था और अब एक सुप्रीम ट्रेजर बाहर आने वाला है। जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचे, मू कियानिंग ने ऑब्जर्व किया, कागली माउंटेन पहले पूरा हुआ करता था, लेकिन अब ये खंडहर बन चुका है। प्रिंसेस हुओ ने ऐड किया, रूमर्स हैं कि यमा एक इविल एम्परर अपीयर हुआ था जिसके पास बेहद पावर थी, जिसके कारण ये तबाही हुई थी। कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप एक सुप्रीम ट्रेजर बन रहा है। मू कियानिंग ने शॉक होकर इशारा किया, देखो लॉन्ग श्वानजोंग यहाँ है, साथ में CNE पवेलियन और रॉयल फैमिली के लोग भी। लगता है ये ट्रेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सबको यहाँ खींच लाया है। जैसे ही पहाड़ हिलने लगा, आसमान से चेन्स नीचे गिरने लगी और जमीन से टकराईं। कल्टीवेटर्स चौंक गए और अलार्म बजाते हुए चिल्लाए,
ये क्या हो रहा है? इस हल्ला गुल्ले के बीच जमीन के नीचे से एक चमकदार आर्टिफैक्ट निकला। कल्टीवेटर्स हैरान और उत्सुक ये स्पेक्यूलेट करने लगे कि ये किसी सुप्रीम रेल्म का सीक्रेट ट्रेजर है। वो आपस में फुसफुसाने लगे, ये जरूर सुप्रीम किंग का कॉफिन है जिसमें सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं बल्कि बेहद पावर भी है। एक्साइटमेंट से भरकर कल्टीवेटर्स ने वहां होने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्हें विश्वास था कि इस रेल्म से एक ट्रेजर भी उन्हें यहां से जाने के बाद इनक्रेडिबली पावरफुल बना देगा। इसी एक्साइटमेंट के बीच लिंगर ने वार्निंग दी कि कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने अपना शक जाहिर किया कि हो सकता है कॉफिन में ट्रेजर से बढ़कर भी कुछ हो। मू कियान निंग ने अपनी सिस्टर से पूछा कि उसका क्या मतलब है और लिंगर ने माना कि वो पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन उसने मू कियान निंग को सीनियर ली फैन की वार्निंग याद दिलाई कि प्रोटेक्शन के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल करना है। तभी रेल का गेट खुला और लॉन्ग श्वान जोंग अपने फ्लाइंग बोर्ड पर तेजी से आगे बढ़ा। लिंगर ने उसे जल्दी देखा और कहा कि वो साफ तौर पर ट्रेजर हासिल करने की जल्दी में है। ये देखकर दूसरे कल्टीवेटर्स ने भी एक दूसरे को तेजी से आगे बढ़ने को कहा। उन्हें डर था कि वो मौका खो देंगे। मू कियान निंग ने लिंगर से पूछा कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लिंगर ने हाँ में कहा, हमारे पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। उसने एक्सप्लेन किया कि ये सीक्रेट रेल्म ऑर्डिनरी से बहुत अलग है और हर कदम खतरनाक हो सकता है। उसने गेट के चारों ओर मौजूद लीथल केज फायर की तरफ इशारा किया। ये आग इतनी पावरफुल है कि ये सोल्स को भी जला सकती है। मू कियान निंग ने खतरे को समझा और अपनी स्किल्स का यूज करके अपने फ्लाइंग बोर्ड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया। लिंगर ने उसकी बेहतर हुई एबिलिटीज की तारीफ की। इसका क्रेडिट सीनियर ली फैन के आशीर्वाद को देते हुए, जिसने उनकी विजन को स्ट्रॉन्ग बनाया था और उन्हें आगे का सबसे सेफ रास्ता पहचानने में मदद की थी। कहीं और प्रिंसेस हुओ शुआन के गार्ड्स बेचैन हो रहे थे। एक ने कहा कि सीक्रेट रेल्म में एंटर करना शायद एक गलती थी, क्योंकि उनका शिप धीरे धीरे टूट रहा था और बहुत से गार्ड्स पहले ही मारे जा चुके थे। प्रिंसेस ने माना कि उसके विजन कमजोर हो रही है और उसकी मिस्टिकल फायर भी इस बढ़ते हुए खतरनाक रेल्म में आगे साफ देखने में उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने उस चीज की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे वो एंट्रेंस समझ रही थी, शुआन ने गलती से एक चेन को छू लिया, जिससे आग ने उसके शरीर को घेर लिया। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन लॉर्ड श्वानजोंग ने उसे बेरुखी से डिसमिस कर दिया। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। सेंटिस लॉन्ग ने भी हामी भरी, श्वान को तकलीफ में देखकर खुशी जाहिर करते हुए। जैसे ही श्वान शिप से गिरी, उसने उन पर जुल्म का इल्जाम लगाया और उसे ना बचाने के लिए उन्हें कोसा। ये सीन देखकर लिंगर शॉक हो गई और अपनी बहन श्वान को पुकारा। मू कियानिंग ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। श्वान की बॉडी को छूने का मतलब अपनी मौत हो सकता है। इस केज फायर को बुझाने का कोई तरीका नहीं है। उसी पल एक मिस्टीरियस रिंग लिंगर की तरफ तैरने लगी। मू कियानिंग ने उसे पहचान लिया। ये तो रिंग ऑफ फायर है, वही आर्टिफैक्ट जो तुम्हारी बहन ने तुमसे चुराया था। जब रिंग लिंगर के हाथ पर बैठ गई, उससे इसका महत्व समझ आया। उसे सीनियर ली फैन के शब्द याद आए कि रिंग अपने असली मालिक को पहचान लेगी और उसने उनकी दूरदृष्टि के लिए शुक्रिया अदा किया। वो अब समझ गई थी कि श्वान की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके रिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। मू कियानिंग ने रेल्म में बढ़ती फायर पावर पर चिंता जताई और पूछा कि क्या लिंगर इसे सह पाएगी। मजबूती से लिंगर ने ऐलान किया कि सीनियर ली फैन चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। साथ में वो सीक्रेट रेल्म के आखिरी गेट की तरफ बढ़े। गेट पर उन्हें आग में लिपटा एक मास्टर मिला। उसने उन्हें वार्न किया कि यहाँ बहुत से पावरफुल सेक्स ने मिलकर कोशिश की है, लेकिन कोई भी आखिरी मैजिकल सर्कल को खोलने में सफल नहीं हुआ है। लिंगर और मू कियानिंग आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वो रेल्म के सीक्रेट्स को खोलने और अपनी कीमत साबित करने के लिए डिटरमिन्ड थे। ग्रुप उस मैजिकल सर्कल के सामने खड़ा था जिसकी जबरदस्त पावर को नकारा नहीं जा सकता था। सेंटिस लॉन्ग ने कहा कि उनके पास अभी भी अपने एल्डेंट्स की ताकत है। उसे विश्वास था कि वो अपनी मिलीजुली कोशिशों से इसे तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ कल्टीवेटर्स बड़बड़ाए कि लॉन्ग श्वानजोंग जैसा पावरफुल कल्टीवेटर भी एंटर नहीं कर पाया। किसी के लिए भी इस सीक्रेट रेल्म को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तभी ग्रुप के एक मेंबर ने तेज जवाब के साथ इस शक को खारिज कर दिया। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मैजिकल सर्कल को डिस्ट्रॉय किया और एक विशाल गेट खोल दिया। मास्टर किशोई ने ग्रुप को अनाउंस किया कि वो अब हाईएस्ट लेवल कॉफिन में एंटर कर चुके हैं, जो उन सबके लिए एक शानदार मौका है। उसने अंदाजा लगाया कि वो शायद ऐसे सीक्रेट्स खोज सकते हैं जो उनके सेट को और भी पावरफुल बना सकें। तैयार हो जाओ, उसने जोश से कहा, हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। लेकिन मास्टर जुआन ने बीच में टोकते हुए वार्निंग दी कि अगर कोई भी कॉफिन के पास आया तो मैं उन्हें मार डालूंगा। किशोई ने शांति से जवाब दिया कि रेल्म हमने खोला है और इसलिए पहले अपना हिस्सा चुनने का हक भी हमारा है। जो कुछ भी पीछे बचेगा वो दूसरों के लिए होगा। मास्टर जुआन इससे सहमत नहीं हुआ और उसने ग्रुप को एक अल्टीमेटम दिया, चले जाओ या मर जाओ। सेंटिस लॉन्ग ने ऐड किया कि अगर वो रुके तो बाद में उन पर रहम ना करने का इल्जाम ना लगाएं। एक कल्टीवेटर ने इतनी कोशिशों के बाद खाली हाथ जाने से मना करते हुए आर्ग्यू किया कि वो ट्रेजर्स में हिस्सा डिजर्व करते हैं। किशोई ने दूसरी
दूसरे ग्रुप पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने एक और कल्टीवेटर को मारकर और उसकी एनर्जी को आइस में कन्वर्ट करके अपनी पावर हासिल की है। तुम बेहद बेरहम हो, उसने गंभीरता से कहा। तुमने उसकी बॉडी को तक नहीं छोड़ा जिसे तुमने मारा। सेंटिस लॉन्ग प्रिंसेसेस में से एक की तरफ मुड़ी और कहा, अपनी बहन के विपरीत तुम कहीं ज्यादा काबिल और रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। वार्निंग के बावजूद लिंगर अपनी जगह पर अड़िग रही। ये मौका हमें सीनियर ली फैन ने सौंपा है, उसने धमकी दी। अगर हमें रोका गया तो सीनियर ली फैन यहाँ आने पर तुमसे भारी कीमत वसूल करेंगे। अचानक सेंटिस लॉन्ग ने आगे झपटा मारा और लिंगर को गर्दन से पकड़ लिया। कौन है ये सीनियर ली फैन? यहाँ तक कि अगर खुद एम्परर भी यहाँ होते तो वो मुझे नहीं रोक सकते, उसने गुस्से से अपने एल्डर की तरफ मुड़ते हुए कहा। उसने उसे अटैक करने और सामने वालों को खत्म करने का ऑर्डर दिया। एल्डर ने अपनी पावर रिलीज की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सीक्रेट रेल्म के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। खून के छींटे उड़े और सेंटिस लॉन्ग ने चिंता से पूछा कि क्या एल्डर ठीक है। उसने भरोसा दिलाया कि वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक विशाल काला साया अपीयर हुआ और घातक से हमला करने लगा। उस स्पेक्टर में से एक आवाज ने मजाक उड़ाते हुए ऐलान किया, जिसे तुम कॉफिन समझ रहे थे वो असल में एम्परर लिहुआ का रेस्टिंग प्लेस है, जो अभी भी जिंदा है। शॉक होकर मू कियानिंग ने हैरानी से सोचा कि इतना पावरफुल कोई कॉफिन में क्यों रहेगा। किशु ने कड़वा सच बताया, एम्परर लिहुआ मरने के बाद एक डीमन में बदल गया था, जो अब स्ट्रेंथ में सिर्फ इविल गॉड से ही पीछे है। उसने सबको वार्न किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस एनकाउंटर से जिंदा बचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, डीमन एम्परर ने सेंटिस लॉन्ग पर अटैक कर दिया, जो चिल्लाई, मैं मरना नहीं चाहती। आसमान से लिंगजियान नाम का एक आदमी अपीयर हुआ। मैं ताइयान लैंड से हूँ। सेंटिस लॉन्ग ने उससे मदद की भीख मांगी, बदले में अपने सारे ट्रेजर्स देने का वादा किया। लिंगजियान मान गया, मैं दौलत के बदले तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर दूसरे ग्रुप के मेंबर ने ऑब्जेक्ट किया, ये ट्रेजर लॉन्ग का नहीं है जो वो किसी को दे दे। जैसे ही बहस शुरू हुई, लिंगजियन ने ताइयान लैंड से एक एल्डर को समन कर लिया। एल्डर ने फौरन सिचुएशन को समझा और कहा कि क्योंकि डीमन एम्परर अभी अभी जागा है, उसे हराना अब तक का सबसे आसान होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एल्डर ने अपना अटैक शुरू कर दिया, एक ऐसी पावरफुल तलवार घुमाते हुए जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे आखिरी मॉर्टल एम्परर ने इस्तेमाल किया था। लेकिन डीमन एम्परर ने तेजी से पलटवार किया और एल्डर को जिंदा जला दिया। शॉक होकर लिंगजियन ने इस नुकसान पर अफसोस जताया, ये समझते हुए कि उनकी सबसे तगड़ी कोशिशें भी इस जबरदस्त पावर के सामने कुछ नहीं थी। उसने हार मानते हुए सरेंडर करने का सुझाव दिया। जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। आसपास के लोग अपनी नाउमीदी जाहिर कर रहे थे। जब ताइयान सेक्ट के एल्डर्स भी डेविल एम्परर को नहीं हरा पाए, उन्होंने अफसोस जताया कि उनके बीच अब कोई इतना स्ट्रांग नहीं बचा जो उससे लड़ सके, और उन्हें लगा कि अब उन सबका मरना तय है। सेंटिस लॉन्ग पछतावे से भर गई और उसने कहा कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जोर से सोचा, काश वो यहाँ कभी आई ही ना होती। उसे एहसास हुआ कि सब हार क्यों गए। उनके पास डेविल एम्परर को हराने की पावर नहीं थी, और तो और जिसके पास शायद वो पावर थी, उसने तो पहले ही उसे रास्ता दिखा दिया था। एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसेस हुआ ने अपना स्क्रोल इस्तेमाल किया। जैसे ही डेविल किंग ने स्क्रोल को देखा, उसने मन में सोचा कि ये वाकई पावरफुल है, लेकिन उसने खुद को भरोसा दिलाया कि सालों की कल्टीवेशन उसे इतनी आसानी से हारने नहीं देगी। तभी स्क्रोल ने डेविल एम्परर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे सब लोग शॉक में आ गए। वो हैरानी से सोचने लगे कि डेविल एम्परर कहाँ गायब हो गया, वो तो अभी कुछ पल पहले ही यहीं खड़ा था। मू कियानिंग ने लिंगर की तरफ मुड़कर तारीफ से कहा, सिस्टर, तुमने ये कर दिखाया और सबको बचा लिया। उसी पल एक एल्डरली मास्टर आगे आए और खुद को रॉयल फैमिली का मेंबर बताया। उन्होंने प्रिंसेस हुआ का शुक्रिया अदा किया सबको बचाने के लिए। ताइयान लैंड का लिंगजियान भी आगे आया और गॉडेस को थैंक यू कहा, आपका ये एहसान कभी नहीं भुलाया जाएगा। सेंटिस लॉन्ग हालांकि गहरी सोच में थी। उसे एहसास हुआ कि सीनियर ली फैन की दखल की वजह से सब लोग प्रिंसेस हुआ को एक गॉडेस मान रहे हैं। घबराहट में वो स्क्रोल की पावर के बारे में सोचने लगी, जिसने डेविल एम्परर को एक पल में एब्जॉर्ब कर लिया। उसने माना कि जिस लड़की के पास ये है वो इनक्रेडिबली पावरफुल है, और उसे अपनी चिंता होने लगी। उसे याद आया वो थप्पड़ जो उसने प्रिंसेस हुआ को पहले मारा था, और वो डर गई कि कहीं ये उसका अंत ना हो जाए। सेंटिस लॉन्ग प्रिंसेस हुआ के पास गई, माफी मांगने लगी और अपनी सेट की जान की भीख मांगने लगी। प्रिंसेस हुआ ने सख्ती से उसे थप्पड़ की याद दिलाई। हो सकता है मैं वो गुनाह माफ कर देती, लेकिन उसने जोर दिया उससे भी बड़ा गुनाह सीनियर ली फैन को डिसरिस्पेक्ट करना था, और वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने ऐलान किया कि सेंटिस लॉन्ग और उसके सेक्ट को जिंदा रहने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ तब अगर वो अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके तुरंत यहाँ से चले जाएं। सेंटिस लॉन्ग ना चाहते हुए भी मान गई, ये सोचते हुए कि जान खोने से बेहतर है कल्टीवेशन खोना। उसने अपने मेरिडियंस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया और गॉडेस को उसकी जान बख्शने के लिए शुक्रिया अदा किया। मू कियानिंग ने फिर सबका ध्यान एक कॉफिन की तरफ खींचा, जिसके अंदर एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। मास्टर किशु ने एक्साइटेडली कहा, ये एक सुप्रीम मैजिकल वेपन है जो कम से कम 10,000 साल पुरानी लकड़ी से बना है। जिसके पास भी ऐसा वेपन हो वो आसानी से अपने देश पर राज कर सकता है। उसने ये भी सोचा कि इसीलिए सीनियर ली फैन ने हमारी हेल्प करने का फैसला किया। मू कियानिंग ने हामी भरी। सीनियर ली फैन ने हमें एक मिशन दिया था जो हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है।
अब उनके पास वापस लौटने का समय आ गया है। उन्हें विश्वास था कि ली फैन वापस आने पर आर्टिफैक्ट की पूरी पावर को अनलीश करेंगे। सीन इंपीरियल पैलेस में शिफ्ट हुआ, जहां एम्परर उन घटनाओं के बारे में पढ़ रहा था जो कागली माउंटेन पर हुई थी। एक औरत ने उन्हें रिपोर्ट किया कि कॉन्क्यूबाइन स्वान मारी गई है और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंसेस हुओ है। उसने एम्परर से बदला लेने की मांग की। गुस्से में एम्परर चिल्लाया, अपनी जुबान को लगाम दो, मैं बेवजह अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। उसने एक्सप्लेन किया कि गॉडेस को एक बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है और उससे भिड़ने का मतलब उसकी पक्की मौत होगी। लाल बालों वाली औरत ने फिर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। एम्परर ने कहा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। उसने उसे शाही फरमान प्रिंसेस तक पहुंचाने का निर्देश दिया और ऐलान किया कि देश की अगली एम्प्रेस अब खुद गॉडेस ही बनेगी, ये सोचते हुए कि इससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। सीन फिर से ली फैन पर शिफ्ट हुआ, जिसके पास प्रिंसेस हुआ उसके दिए पेंटिंग के लिए शुक्रिया करने आई थी। उसने बताया कि जिस काम के लिए उन्होंने पेंटिंग दी थी वो उसने पूरा कर लिया है और एक आइटम वापस लाई है। उसने शुक्रिया के तौर पर पेंटिंग लौटाने की पेशकश की। ली फैन ने इससे मना कर दिया। वो पेंटिंग एक गिफ्ट थी और उसे लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके हाथ में लकड़ी के ब्लॉक पर उसका ध्यान गया। उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसके शेप की तारीफ की और उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया। उसने सोचा कि वो उससे कुछ कमाल का क्राफ्ट करेगा, ये मानते हुए कि उसकी कार्विंग स्किल्स एक्सेप्शनल हैं। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ वैल्यूएबल बनाया तो ये उस गरीब ग्रुप के काम आ सकता है जो बड़ी उम्मीदों से उसके पास आया था। उसने निश्चय किया कि वो उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। म्यू कियानिंग चुपचाप ली फैन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को एडमायर कर रही थी। वो कितने फोकस के साथ आर्टिफैक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं। उसे पूरा यकीन था कि वो कुछ अमेजिंग बनाएंगी। किशवी, एक और ऑब्जर्वर, ली फैन की लेजेंडरी रेप्यूटेशन के बारे में सोचने लगा। एक ऐसा मास्टर जो कुकिंग के लिए भी समाधि फायर इस्तेमाल करता है, और ये देखने के लिए उत्सुक था कि वो इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ली फैन ने फिर ग्रुप से पूछा कि क्या वो कार्विंग के बारे में कुछ जानते हैं। मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल तुम्हारी मदद करने के लिए करूंगा। जैसे ही उसने ब्लॉक को कार्व करना शुरू किया, वो अपने घटिया सिस्टम के बारे में बड़बड़ाया, लेकिन कुछ शानदार बनाने का अपना इरादा कायम रखा। उसने बताया कि उसके सिस्टम द्वारा दी गई कार्विंग नाइफ इतनी सटीक है कि वो किसी भी मटेरियल को आसानी से काट सकती है, इस सुप्रीम नल आर्टिफैक्ट ब्लॉक को भी, जिसे मैं अभी काट रहा हूँ। युशान ने हैरान होकर कमेंट किया कि ली फैन जो कार्विंग नाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, क्योंकि जिस आर्टिफैक्ट को अनब्रेकेबल माना जाता है उसे इतनी आसानी से शेप दिया जा रहा है। किशवी ने ऐड किया कि मौजूदा वक्त में कोई भी आर्टिफैक्ट ली फैन के टूल्स की बराबरी नहीं कर सकता। इसी बीच म्यू कियानिंग ने मन में सोचा कि मास्टर ली फैन की मौजूदगी में होना दुनिया का सबसे इनक्रेडिबल फीलिंग है। युशान की आंखों में आंसू आ गए। सीनियर ली फैन इतनी मेहनत से ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जल्द ही एक इमॉर्टल लेवल पावर का आर्टिफैक्ट देखेंगे। ऐसा मास्टरपीस देखने के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आर्टिफैक्ट फिनिश करने के बाद ली फैन ने ब्लॉक को एग्जामिन किया और कंक्लूड किया कि ये बेहद अच्छा बना है। उसने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अब तैयार है तुम्हारे ले जाने के लिए। शुक्रिया से भरकर ग्रुप में से एक चिल्लाया, क्या ये मेरे लिए है सीनियर? इस खजाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली फैन मुस्कुराया और कहा कि उसने बची हुई लकड़ी से उनके लिए कुछ छोटी चीजें भी बनाई हैं, उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएंगी। उनमें से एक रोते हुए दिल से शुक्रिया अदा किया। हम आपकी इस मेहरबानी का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। किशवी ने कहा कि सब जानते हैं कि ली फैन के आर्टिफैक्ट्स कल्टीवेशन में हेल्प करने में सबसे बेहतरीन है। ये माइंड को क्लियर रखते हैं, जिससे हमारी फ्यूचर प्रोग्रेस पक्की है। लेकिन ली फैन ने उनके शुक्रिया को विनम्रता से टाल दिया। ये आइटम्स गिफ्ट्स हैं और कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने ऐड किया कि अगर तुम सच में शुक्रिया करना चाहते हो तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने कई साल इस गांव में अकेले बिताए हैं। इस रिक्वेस्ट से म्यू कियानिंग पजल्ड हो गई। वो किस तरह की कहानियों की बात कर रहे हैं, लेकिन किशवी मतलब समझ गया और उसने बाहर की दुनिया से रिपोर्ट्स इकट्ठा करने की कसम खाई। उसने नोट किया कि ली फैन ने उन्हें अनऑफिशियली अपनी आंखें और कान बना लिया था। ली फैन ने सोचा कि कल्टीवेटर्स अक्सर अजीब बिहेव करते हैं। उसने सिर्फ कहानियां मांगी थी, लेकिन उनके रिएक्शन जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक थे। उसने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें डिसमिस करते हुए कहा कि वो जा सकते हैं क्योंकि उसके पास पहाड़ों में पेंटिंग करने का प्लान है। अपने मकसद पर सोचते हुए ली फैन को रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में आने के बाद से उसे कमजोरों की मदद करने में एक नया मीनिंग मिल गया है। उसने निश्चय किया कि जब तक वो वहां है कोई भूखा नहीं सोएगा। बाद में ग्रुप एक पहाड़ी जगह पर पहुंचा। मोह कियानिंग अचानक रुक गई। उसे पास के एक पैलेस से पावरफुल प्रेजेंस महसूस हुई। उसने सोचा कि इसके अंदर से कितनी जबरदस्त एनर्जी निकल गई है। जैसे ही वो पास पहुंचे, पैलेस ट्रांसफॉर्म हो गया और काफी बड़ा हो गया। किशवी ने हैरानी से कहा, ये जरूर ली फैन का काम है। अंदर मोह कियानिंग ने उस जगह की स्वर्गीय सुंदरता को देखा। ये तो बिल्कुल एक अलग दुनिया जैसी है, जो इमेजिनेशन से परे एनर्जी से भरी है। किशवी ने एक्सप्लेन किया कि दुनिया में बहुत
बहुत कम चीजों में अपना साइज बदलने की एबिलिटी होती है। उसने लेजेंडरी गॉड सन वुकोंग का जिक्र किया जिनके पास ऐसी ही प्रॉपर्टीज वाला स्टाफ था। उसने कंक्लूड किया ली फेन ने जो आर्टिफैक्ट हमें गिफ्ट किया है वो चमत्कार से कम नहीं है। सभी इस बात पर सहमत हुए कि इस जगह पर कल्टीवेट करने से उनकी एबिलिटीज में तेजी से और जबरदस्त ग्रोथ होगी। कई दिनों बाद कल्टीवेट करते वक्त लिंगर ने नोट किया कि कितने कम समय में उसका शरीर एनर्जी से भर गया है। हालांकि उनकी शांति एक इंपीरियल नाइट के आने से भंग हो गई जो थर्ड प्रिंसेस को ढूंढ रहा था। नाइट लिंगर के लिए एम्परर का एक शाही फरमान लाया था जिसमें उसे वापस कैपिटल बुलाया गया था। उसने ऐलान किया एम्परर ने डिसाइड किया है कि आप अगली एम्प्रेस होंगी। लिंगर स्टंट की। उसने नाइट को एक हाई रैंकिंग कमांडर के रूप में पहचाना, शायद एक इंपीरियल नाइट। नाइट ने जिद की कि वो आगे बढ़े और एम्परर के फरमान का सम्मान करे। आपको यह बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। लेकिन प्रिंसेस ने शुक्रिया अदा करने से मना कर दिया और नफरत से कहा मैं ऐसा डिसीजन क्यों एक्सेप्ट करूं। उसने कहा आखिरकार तुम बस एक इंपीरियल नाइट हो और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मौजूदगी, उसने ऐड किया, डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है। नाइट ने माना कि वो एक प्रोमिनेंट फैमिली में नोबल स्टेटस के साथ पैदा हुई है, लेकिन हुआ किंगडम ने आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसकी आप हकदार थीं। उसने इशारा किया कि उसकी अभी की स्ट्रेंथ पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल फिगर के सपोर्ट की वजह से है। उसने दावा किया कि अगर इस मास्टर को हटा दिया जाए तो शायद आप रॉयल फैमिली से टुकड़ों की भीख मांगती फिरेंगी। उसके डिसमिसिव शब्दों के बावजूद उसने खुद को वॉइड रियल में एक पावरफुल कल्टीवेटर बताया। मैं किसी को भी हराने में सक्षम हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता एम्परर ने भी मुझसे कभी इस टोन में बात नहीं की। मू कियानिंग ये सब देखते हुए हंस पड़ी और नाइट के घमंड का मजाक उड़ाया। लिंगर भी उसके साथ हंसने लगी। नाइट तो खुद को हमारे लेवल से ऊपर समझ रहे हैं। नाइट उनके कैजुअल बर्ताव से पजल होकर उनसे पूछा कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। अचानक मू कियानिंग उसके पीछे टेलीपोर्ट हुई जिससे वो चौंक गया। उसने उसे ताना मारा, मेरी स्किल्स के बारे में क्या ख्याल है। अब इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता उसने उसके भाले को आसानी से तोड़ दिया और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। खतरे को खत्म करने के बाद प्रिंसेस ने एम्परर का डिक्री उठाया। उसने खुलासा किया कि वो सालों तक इसलिए चुप रही थी क्योंकि वो एक्शन लेने के लिए बहुत वीक थी, लेकिन अब समय आ गया है मेरी माँ का बदला लेने का जिसे बेवजह मार दिया गया था। डिटर्मिन्ड होकर उसने उन सभी जिम्मेदार लोगों को खत्म करने की कसम खाई। मू कियानिंग ने अपनी सिस्टर की नई स्ट्रेंथ पर हैरानी जताई। उसने कितनी आसानी से इंपीरियल नाइट को हरा दिया। प्रिंसेस ने उन्हें एम्परर के धूर्त स्वभाव के बारे में वार्न किया। वो धोखेबाज और मैनिपुलेटिव है। उसे शक था कि एम्प्रेस की पोजीशन ऑफर करने वाले इस फरमान के पीछे कोई गहरी साजिश है। उसके स्कीम्स को काउंटर करने के लिए उसने सुझाव दिया कि हमें उसके एक्शन लेने से पहले एक्शन लेना होगा। ये उसे खत्म करने का परफेक्ट मौका है। किशुई ने भी हामी भरी। उसने सुझाव दिया कि जब एम्परर हार जाए तो पावर ली फेन को सौंप देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो आराम से शासन करेंगे। मू कियानिंग ने अपनी सिस्टर के प्लान को सपोर्ट किया। प्रिंसेस ने मन ही मन ली फेन के बैकिंग पर निर्भर रहने का फैसला किया। उनके सपोर्ट से मैं फेल नहीं हो सकती। किंगडम के दूसरे हिस्से में एक लाल रोब वाली औरत ने कुछ लोगों की हिम्मत पर विश्वास नहीं किया जो खुलेआम एम्परर को मारने की बात कर रहे थे। कोई भला उसी किंगडम में रहते हुए एम्परर के खिलाफ कैसे साजिश कर सकता है जहां का वो राजा है। इसी बीच एम्परर, जो चिंतित नहीं लग रहा था, ने खतरे को खारिज कर दिया। इन बागियों को लगता है कि वो अपने सो कॉल्ड मास्टर के प्रोटेक्शन में इनविंसिबल हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि असली पावर किसके पास है। एक हफ्ते बाद एम्परर थोड़ा टेंस्ड दिख रहा था। उसने उन अलग अलग सेक्ट्स और क्लैंस से रिस्पॉन्स के बारे में पूछा जिनसे उसने मदद मांगी थी। उसके बटलर ने अफसोस के साथ बताया कि सभी ने उसे सपोर्ट करने के लिए कल्टीवेटर्स भेजने से मना कर दिया है। इसके अलावा कई लेटर्स में लिखा है कि आधे से ज्यादा इंपीरियल नाइट्स ने रिजाइन कर दिया है। वो हमारे अंडर भी काम करने को तैयार नहीं है। जब एम्परर इस खबर से जूझ रहा था, एक कमांडर ने हॉल में एंटर किया और बुरी खबर लाया। उसने बताया कि थर्ड प्रिंसेस पहले ही पैलेस में दाखिल हो चुकी हैं और उनकी किसी भी फोर्स में उसे रोकने की पावर नहीं है। एम्परर, जो साफ तौर पर हिल चुका था, ने इस फेलियर का एक्सप्लेनेशन मांगा। उसके बटलर ने माना कि उनकी आर्मी अब फंक्शनल नहीं रही। जब से ये विद्रोह शुरू हुआ है, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लाल रोब वाली औरत ने एम्परर से तेजी से और डिसाइसिवली एक्शन लेने को कहा। उसने माना कि प्रिंसेस को शायद एक जबरदस्त मास्टर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को याद रखिए। आप महायाना स्टेज में एक कल्टीवेटर है। हम अभी भी पैलेस के डिफेंसेस का इस्तेमाल करके बाजी पलट सके हैं। एम्परर अपने पहले के इनविंसिबल मास्टर को डिसमिस करने के पछतावे में अपने नुकसान पर अफसोस करने लगा। मामले को खत्म करने के लिए डिटर्मिन्ड उसने पैलेस के गेट खोल दिए और अपनी बेटी के आने का ऐलान किया। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मेरी बच्ची, आज से तुम हु किंगडम की नई शासक बनोगी। उसने अपना विश्वास जताया कि उसका शासन किंगडम के गलत नियमों और परंपराओं को सुधार देगा। उसने उसे एम्पायर को अपनी मर्जी से चलाने के लिए एनकरेज किया। तुम अपनी स्वर्गीय माँ के नक्शे कदमों पर भी चल सकती हो, जिसे उसने एक महान शासक बताया। लेकिन प्रिंसेस गुस्से से उबल रही थी। उसने तेजी से जवाब दिया, बोलना बंद करो, तुम मेरी माँ का नाम लेने के लायक नहीं हो। उसका गला गुस्से से कांप रहा था। 15 साल पहले मैं सिर्फ एक बच्ची थी। सच
सच जानते हुए भी चुप रहने पर मजबूर थी। लेकिन अब मैं कमजोर या पावरलेस नहीं हूँ, मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना। मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी माँ को मारा था। एम्परर एक पल के लिए चौंक गया। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें सब कुछ याद होगा। तुम्हारी माँ मेरा सच्चा प्यार थी और उसके जाने के बाद मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। अगर वो मेरी परवाह नहीं करती तो वो मेरे खातिर खुद को कुर्बान क्यों करती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं वो विलन नहीं हूँ जो तुम मुझे समझती हो। अचानक उसने लाल बालों वाली औरत को गले से पकड़ लिया। औरत ने प्रोटेस्ट किया, योर मैजेस्टी आप क्या कर रहे हैं? आप सारा इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सकते हैं? हम दोनों ने मिलकर उसकी मौत प्लान की थी। एम्परर का चेहरा गंभीर हो गया और बिना हिचकिचाए उसने उसे मार डाला। वो अपनी बेटी की तरफ पलटा और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारी माँ की कातिल मैं नहीं था, ये थी। मैं ये बहुत पहले से जानता था, लेकिन ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इससे किंगडम में अस्थिरता आ जाती। लेकिन आज इंसाफ हो गया। ये ताज लो और एम्पायर की नई रूलर बन जाओ। अगर तुम्हें शासन करने के लिए मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। प्रिंसेस ने उसे घूरा। उसका इरादा अभी भी मजबूत था। मैं सच्चाई हमेशा से जानती थी। तुम्हारी एक्टिंग कितनी भी कन्विंसिंग क्यों ना हो, ये तुम्हें बचा नहीं सकी। तुमने मेरी माँ को अपने हाथों से मारा था और मैं तुम्हें इंसाफ से बचने नहीं दूंगी। एम्परर ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम मेरी बेटी हो, जरूर हमारे बीच नेगोशिएट करने का कोई तरीका होगा। लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया और मजबूती से कहा, बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं है, आज तुम मरोगी। एम्परर ने ठंडी सांस ली। शायद मैं तुम्हें बड़ा करते हुए कुछ ज्यादा ही नर्म था। तुम जिद्दी हो गई हो, ये समझने से इनकार कर रही हो कि शासन करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये एम्पायर मेरी बात मानता था, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे लोहे के हाथ से कंट्रोल किया था। जैसे ही उसने बोला, उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। उसने मुस्कुराया और खुलासा किया, इस जमीन के नीचे धरती की आ की नस है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से कल्टीवेट किया है। बहुतों ने मुझे जालिम कहा, दावा किया कि मैंने बेवजह जंग और मौतें करवाई, लेकिन वो कभी समझे नहीं मैं आ की इस नस को स्ट्रेंथन कर रहा था। अब ये इतनी पावरफुल है कि मैं मॉर्टल से कहीं ज्यादा बन चुका हूँ। मैं एक सच्चा फायर ड्रैगन हूँ। एम्परर की फायरी ऑरा बढ़ गई और उसने लिंगर के मिस्टीरियस पावरफुल मास्टर पर निर्भर होने का मजाक उड़ाया। बुलाओ उसे अब और देखते हैं कि असलियत में सबसे पावरफुल कौन है। प्रिंसेस बिना डरे अपने पास से हेवनली पैलेस को सामने लाई। एम्परर जो पूरी तरह से एक फायर ड्रैगन में बदल चुका था, उस पर झपटा मारा, लेकिन हेवनली पैलेस एक्सपैंड हुआ, साइज में बड़ा हो गया और ड्रैगन पर गिर गया। टक्कर के जोर से एम्परर का एक हाथ कट गया। शॉक होकर एम्परर की सांस अटक गई। इम्पॉसिबल, मेरी वेन ऑफ फायर का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे पास इतना पावरफुल मैजिकल वेपन कैसे हो सकता है जो इसे सह सके? प्रिंसेस हुओ ने ऐलान किया, इस एम्पायर को बदलाव की जरूरत है और इसकी शुरुआत एक जालिम से छुटकारा पाकर होगी। इन शब्दों के साथ उसने आखिरी वार किया और अपने पिता को मार दिया। ताज उठाते हुए वो धीरे से बोली, मानो अपनी स्वर्गीय माँ से बात कर रही हो। माँ, मैंने आपका सिंहासन वापस पा लिया है और आपकी मौत का बदला ले लिया है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो अब नहीं रहे। अपने दुश्मनों को खत्म करके वो सिंहासन पर बैठी। वो किंगडम में एक नया युग लाने के लिए तैयार थी। एक हफ्ते बाद एक नया सीन सामने आया जिसमें एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा था। उसने बताया कि ताए यान हॉलीलैंड के होंगसुन और जियांग हॉलीलैंड के एल्डर मिंग आ चुके हैं। किसी ने रिमार्क किया कि दोनों हॉलीलैंड के मास्टर्स अब यहाँ मौजूद हैं। एल्डर होंगसुन में खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं तायान हॉलीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एम्प्रेस के साथ कोलैबोरेट करने आया हूँ। उसने एक वफादार पार्टनरशिप की उम्मीद जताई। फिर एल्डर मिंग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं जियांग हॉलीलैंड से म्यूचुअल प्रोग्रेस और यूनिटी की उम्मीद के साथ आया हूँ। एल्डर होंगसुन ने अर्जेंसी से एम्प्रेस को कहा, हम एक बहुत जरूरी मामले के लिए आए हैं। उसने बताया कि उनका इरादा उस सीनियर से मिलने का है जिसने उन्हें पेंटिंग और आर्टिफैक्ट्स गिफ्ट किए थे। हालांकि हमारा तरीका एरोगेंट लग सकता है, लेकिन ये सबके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एल्डर मिंग ने कैगली माउंटेन पर हुई घटनाओं को याद किया और वहां हो रही बुरी एक्टिविटीज पर चिंता जताई। दोनों एल्डर्स ने खुलासा किया कि एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पहाड़ के अंदर एक डीमन मास्टर जाग रहा है जो एक बहुत बड़ा खतरा है। एल्डर होंगसुन ने एम्प्रेस को इविल गॉड के मैसेंजर के हाल ही के विजिट की याद दिलाई। अगर इविल गॉड ने ट्रांसफॉर्म होने के लिए पहाड़ की पावर का इस्तेमाल कर लिया तो हमारे रेल में किसी का भी जिंदा बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि उन सबका सर्वाइवल उनके कोलैबोरेशन और सतर्कता पर निर्भर करता है। एम्प्रेस सीनियर ली फैन से मिले सपोर्ट के बारे में सोचने लगी। उसे शक था कि ली फैन इन खतरों के बारे में पहले से ही जानते थे। वो उनके रहस्यमयी नेचर के बारे में सोची। वो दुनिया के साथ चेस खेलने वाले एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह है जहां हर इंसान सिर्फ एक मोरा है। एम्प्रेस एल्डर्स को सीनियर ली फैन से मिलवाने के लिए मान गई, लेकिन उन्हें वार्न किया कि वो उनसे बात करना चाहेंगे या नहीं ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। शुक्रगुजार होकर एल्डर्स ने इस मौके के लिए अपना अप्रिसिएशन जाहिर किया। 2 दिन बाद एक और सीन सामने आया। 2 औरतें एक फ्लाइंग बोट पर ट्रैवल करती दिखाई दी। उनमें से एक, जिसके पिंक बाल थे, उसने अपनी साथी नानफेंग से कहा कि उसने रूमर्स सुने हैं कि एक डेविल एम्परर को एक पेंटिंग का इस्तेमाल करके सील कर दिया गया है।
वो इस कारनामे पर हैरान थी, ऐसा काम करने वाला आर्टिस्ट कैसा होगा। जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंचे, एनर्जी का फ्लो तेज हो गया। लिंग ने पहाड़ से निकलती डेंजरस एनर्जी पर कमेंट किया, लेकिन नानफेंग ने थोड़ा रुकने के बाद उसे भरोसा दिलाया कि ये ऑरा नुकसानदेह नहीं है। लिंग ने अंदाजा लगाया कि कोई अपनी पेंटिंग के लिए होली पेन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये एनर्जी सर्ज हो रहा है। उनकी हाई क्वालिटी फ्लाइंग बोट के बावजूद ये पावरफुल ऑरा परेशान करने वाली थी। लिंग ने सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने का सुझाव दिया। हालांकि नानफेंग हिचकिचाई। एक सुप्रीम मास्टर का सामना करना खतरनाक हो सकता है। उसने चेतावनी दी कि ये पहाड़ बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन लिंग ने आर्ग्यू किया कि ये एक ऐसा मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए, और उसने नीचे उतरकर इन्वेस्टिगेट करने पर जिद की। पहाड़ पर सीनियर ली फैन शांति से बैठे अपनी पेंटिंग में डूबे हुए थे। दूर से उन्हें देखते हुए दोनों औरतें उनके स्किल से दंग रह गईं। इनकी पेंटिंग्स तो हमारे एंसेस्टर्स से भी बेहतर हैं। जैसे ही उन्होंने आर्ट वर्क पर अपना सिग्नेचर किया, पेंटिंग जिंदा हो उठी। टाइगर ने कैनवस पर अपना पंजा डाला। ली फैन ने टाइगर के टच की तारीफ की और मजाक में उसकी इंटेलिजेंस पर रिमार्क किया। औरतों को नोटिस करके ली फैन ने सोचा कि शायद वो उसकी पेंटिंग की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। उनके पास जाकर उसने पूछा कि वो कौन है। घबराते हुए औरतों ने खुद को नानफेंग और लिंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया। हम यहाँ से गुजर रहे थे और आपकी एक्सेप्शनल पेंटिंग स्किल से अट्रैक्ट हो गए। ली फैन ने गेस किया कि वो आर्ट स्टूडेंट्स हैं और सोचा कि कैसे उसके सिस्टम ने उसे एक मास्टर पेंटर बना दिया था। हालांकि कल्टीवेशन के मामले में ये उतना मेहरबान नहीं रहा था। लिंग ने पेंटिंग को पास से देखने की परमिशन मांगी, जिस पर नानफेंग ने उसे उसकी बोल्डनेस के लिए डांटा। नानफेंग ने लिंग की तरफ से माफी मांगी, लेकिन ली फैन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सिर्फ एक पेंटिंग देखने के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। जब नानफेंग पेंटिंग के पास आई तो उससे निकलती एनर्जी से वो ओवरवेल्म हो गई, जिसने उसकी कल्टीवेशन लेवल को तुरंत बढ़ा दिया। उसने मास्टर के आशीर्वाद और कला की तारीफ की। सिर्फ वही इंसान जो इस पहाड़ की गहराइयों को अनुभव कर चुका है, वही ऐसा मास्टरपीस बना सकता है। ली फैन ने उनकी हैरानी को देखते हुए मान लिया कि वो उसके एडमायरर्स बन गए हैं, लेकिन उसे उनकी सेफ्टी की चिंता होने लगी। ये लोग इस पहाड़ के नहीं लगते। उसने उन्हें रात में वहां रुकने के खतरों के बारे में वार्न किया और उन्हें शेल्टर के लिए अपने घर इनवाइट किया। खुशी से झूमते हुए लिंग ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। क्या हम सच में आपके पीछे आ सकते हैं? सीन आगे बढ़ता है और हम गांव के ऊपर खतरनाक बिजली कड़कती हुई देखते हैं। बादलों में एक डीमन ऐलान करता है, हम इविल गॉड द्वारा भेजे गए मैसेंजर्स हैं और हमें उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करना होगा। वो जगह खतरनाक दिख रही थी, लेकिन वहां अंदर जाने का कोई सही रास्ता नहीं लग रहा था। दूसरे मैसेंजर ने सवाल किया, तो हमें इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमें उन्हें अभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वैसे भी इन गांव में कोई कल्टीवेटर्स नहीं है, उन्हें मारना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, उन्हें जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। पहले मैसेंजर ने कहा, यहाँ का स्पिरिचुअल फील्ड बेहद पावरफुल है। इविल गॉड के मैसेंजर्स होने के बावजूद यहाँ चलना मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरे ने ऐड किया, मैं इविल गॉड के पास खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने भी इतना प्रेशर क्रिएट नहीं किया जितना ये जगह कर रही है। आगे बढ़ते हुए पहला मैसेंजर गिर जाता है और कहता है, हम सुप्रीम बीइंग्स हैं, फिर भी हम इस एरिया में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। हमें बस ये छोटा सा जोन क्लियर करना है और फिर हम गांव में घुस जाएंगे। दूर से ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हम जितना करीब आ रहे हैं, ये उतना ही डेंजरस होता जा रहा है। यहाँ कोई बेहद पावरफुल चीज रहती है और ये इविल गॉड के लिए भी खतरा बन सकती है। हमें पहचानना होगा कि ये कौन या क्या है और उन्हें रिपोर्ट करना होगा। फिर मैसेंजर्स अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक डीमन दावा करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें सालों की कल्टीवेशन सैक्रिफाइस करनी पड़े, हम आज इस एंटिटी का सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही वो गांव के गेट्स के पास पहुंचते हैं, वो एक बैरियर से टकराते हैं और उनकी बॉडीज स्केलेटन्स में बदल जाती हैं। सीन कुछ एल्डर्स पर शिफ्ट होता है जो गांव की तरफ उड़ रहे हैं। एल्डर हॉन्क्समैन कहता है, अपने मिरर का इस्तेमाल करके मैं लगभग 1000 मीटर दूर कुछ बींग्स को सेंस कर सकता हूँ। उनकी पावर बताती है कि वो इविल गॉड के मैसेंजर्स हैं और शायद सीनियर की तरफ जा रहे हैं। एल्डर मिंग ने वार्न किया, मैसेंजर्स बहुत पावरफुल होते हैं, भले ही सीनियर स्ट्रांग है, एक अचानक हमला खतरनाक साबित हो सकता है। हमें उन्हें वार्न करने के लिए जल्दी करनी चाहिए। हॉन्क्समैन ने अफसोस जताया, हमने बहुत देर कर दी। मुझे लगता है कि उनकी फाइट पहले ही शुरू हो चुकी है। वहां 2 मैसेंजर्स हैं, दोनों हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। बस उम्मीद करते हैं कि हमारी सीनियर बच जाए ताकि हम उनकी मदद कर सकें। जैसे ही वो गांव के सिटी गेट के पास पहुंचे, हॉन्क्समैन ने कहा, मेरा मैजिकल मिरर दिखा रहा है कि मैसेंजर्स यहाँ किसी से लड़े जिससे भारी तबाही हुई। फिर भी अब मुझे कुछ सेंस नहीं हो रहा है। लैंड करने पर उन्हें मैसेंजर्स के स्केलेटन्स दिखाई दिए। एल्डर हॉन्क्समैन ने ऑब्जर्व किया, ये डीमन एशेस हैं। दोनों डीमन जनरल्स जरूर मर चुके हैं। मोकियानी निंग ने डीमन एशेस के महत्व के बारे में पूछा। एल्डर मिंग ने जवाब दिया, जब एक डीमन जनरल मरता है तो एक स्पेशल हड्डी या राख पीछे रह जाती है जो उनकी मौत का संकेत देती है। ऐसा लगता है कि वो गांव में एंटर भी नहीं करता है और बाहर ही मारे गए। मिंग सोचते हुए कहता है, हमारे सीनियर की स्ट्रेंथ हमसे कहीं ज्यादा है।
यहाँ तक कि इमॉर्टल डीमंस को मारना भी उनके लिए आसान लगता है। हॉन्क्समैन ने भरोसा दिलाया, हमारे सीनियर की पावर को देखते हुए हमें अब इविल गॉड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंग सोचते हैं हमारे होली लैंड के सुप्रीम बींग्स के लिए इमॉर्टल्स के लेवल तक पहुंचना या उनसे लड़ना मुश्किल होता है। उसी पल ली फैन एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ अपीयर हुए। उन्होंने मुकियानिंग को एड्रेस किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुकियानिंग और लिंगर तुरंत आगे बढ़े और रिस्पेक्ट से झुके। सीनियर आप कैसे हैं? ली फैन ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, तुम्हें मुझे इतना इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है।